हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। हमने आज एनसीईआरटी का क्लास 6 का द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स वाला चैप्टर, ये उसका पार्ट 2 है। हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have taken only 2 examples from a wide variety of animals and plants that live on earth. हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स में जो कि इस अर्थ पर रहते हैं। In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them in the surroundings in which they normally found. हमने ये देखा, हमने ढूंढा इन अलग अलग वैराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स में कि उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके आसपास के सराउंडिंग्स में रहने के लिए, जो कि बहुत नॉर्मली वहाँ पे वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं ऐसे जो उनको वहाँ पे हेल्प करते हैं वहाँ रहने में। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enables an organism to live naturally in a place called adaptation. देखिए, अब जब उसके अंदर पहले से ये स्पेसिफिक कुछ अलग से फीचर्स जो है उसके अंदर होते हैं या कुछ हैबिट्स जो उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ के नेचुरली जो प्लेस है वहाँ पे रहने में जो मदद करती है नेचुरली, वो कहलाती है हमारी एडेप्टेशन। ओके, वो कहलाती है हमारी एडेप्टेशन। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, हाँ, ये वाली लाइन्स, द प्रेजेंस of specific features or certain habits which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation. Okay, ये आपके एक नोट्स बन गया। चलिए, ये मतलब आपके लिए क्या है, ये एक तरीके से नोट्स ये एडेप्टेशन की डेफिनेशन समझ लीजिए आप। अगर आपसे कोई कहे कि एडेप्टेशन को डिफाइन करो ये क्या होता है, तो आप यही कहेंगे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स or certain habits which enable an organism to live naturally in a place. Okay? Yeah. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in sea. The place where organisms live is called habitat. अब जहाँ पे वो organisms रहते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट कहते हैं हम उस प्लेस को जिस प्लेस में वो रहते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये हो गया क्या क्या एडेप्टेशन वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। और ये हैबिटेट वाला, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जो ऐसा प्लेस जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट। ओके, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, एक ड्वेलिंग प्लेस मतलब एक होम जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है। जैसे कि कबर्ड, वो किसका ड्वेलिंग प्लेस है, किसका हैबिटेट है, एक स्पाइडर का हो सकता है, अंट्स का हो सकता है, मतलब छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स का जो है वो कुछ हैबिटेट्स हो सकता है। जैसे कि हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, हम लैंड पे रहते हैं। चलिए अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं। ओके, हाँ, द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू एन ऑर्गेनिजम्स। जो उनका एक हैबिटेट होता है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड, खाना, वाटर मतलब पानी पीने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर ज़रूरी है ना, एयर और एक शेल्टर जिसकी एक होम जिसे कहते हैं, वो हमें सारी प्रोटेक्ट करते हैं ना, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूप से। तो जो शेल्टर होता है वो हमें इन सारी चीज़ों से जो है प्रोटेक्ट करता है।
और भी कुछ अदर नीड्स जो एक ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, वो कौन पूरा करता है? वो हमारा जो उनका हैबिटेट होता है, हैबिटेट एक ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है। अब जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका एक हैबिटेट है, तो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं उस हैबिटेट में, है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे तरीके के जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। क्या होता है, उनका एक ही हैबिटेट होता है, अलग अलग नहीं होता है ना। तो चलिए उनको भी देखते हैं, उनका कौन कौन सा हैबिटेट होता है। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स that live on land are said to live in terrestrial habitats। मैंने आपको बताया जैसे कि हम लैंड पे रहते हैं तो हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर सैड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उनको हम कहते हैं कि वो एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। वो है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन्स, है ना। ये सारे कुछ यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ओके, ये सारे आपके नोट्स से मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ ऐसे हाईलाइट करके। अब द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनी, ओके नेक्स्ट पेज। द हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that live in water are called aquatic habitats। अब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है उनका। ओके, है ना, उनका हैबिटेट कैसा होता है, हम कहेंगे उनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक। अब यहाँ पे हमने इसके भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट के। ओके, देयर आर large varieties among terrestrial habitats like forest, grasslands, deserts, coastal areas, and mountain regions located in different parts of the world. The organisms, both plants and animals, living in the habitat are its biotic components। अब हमारे यहाँ पे एक नया वो आ गया है, क्या है वो, बायोटिक कंपोनेंट। चलिए इसको भी जल्दी से हाईलाइट करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं वो दोनों ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वो जो भी हैबिटेट में रह रहे होते हैं उसको हम उनका बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम उसको, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ओके, अब नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट, हमारे हैबिटेट के अंदर, उनको क्या कहते हैं हम, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। इस पे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। अब देखिए हम सब क्या है, प्लांट सॉइल और सॉइल्स पे डिपेंड है, वाटर पे, एयर पे, हम भी एयर और वाटर पे डिपेंड है। तो क्या है वो जिन पे हम डिपेंड है वो है ए बायोटिक कंपोनेंट्स। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। जो सनलाइट है और हीट है वो बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक। मैंने आपको इनकी जो डेफिनेशंस बताई इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट है या फिर एबायोटिक। ओके, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा कि एबायोटिक है कि बायोटिक है ये। ओके, वी नो डैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो होते हैं।
Let us look at some abiotic factors and their effects on seeds as they grow into young plants. चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स को जो कि अफेक्ट करते हैं सीड के ऊपर जब वो एक यंग प्लांट से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, तो ये हमारी एक्टिविटी 2 है। ओके, या रिकॉल 7 एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 की एक्टिविटी 7 को रिकॉल करो, मतलब याद करो दोबारा से। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम ग्रेन एंड मेज सीड्स। हमने स्प्राउट्स बनाए थे किन से? ग्रेन से और मेज के सीड से। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब एक सीड क्या है, एक स्प्राउट में बदलता है, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, वो जर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये भी आपको आ सकता है कि हमें एक स्प्राउट को या किसी भी सीड को जर्मिनेटेड कब कहते हैं। तो इसका आएगा व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड जर्मिनेटेड, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। ओके, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ये एक बिगिनिंग होती है एक लाइफ की, एक न्यू प्लांट की। मतलब जब एक न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उसकी बिगिनिंग होती है। मतलब सबसे पहले ऐसा होता है ये जब हम स्प्राउट्स बनाते हैं तो, है ना। तो वो अगर हम उसको ऐसे सॉइल के अंदर जो है दबा देंगे, सॉइल के अंदर दबा देंगे तो वो और ज़्यादा क्या है, एक प्लांट बन जाएगा, है ना। और ज़्यादा वो एक प्लांट बन जाएगा। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, keep 230 seeds aside and soak the rest in। अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, इसमें क्या करना है, कुछ सीड्स को, यहाँ पे आपको कुछ सीड्स को जो है कलेक्ट करना है। ओके, कुछ सूखे बीजों को कलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे मूंग के सीड्स को, मूंग की दाल आपने खाई होगी ना, तो उनके जो सीड्स होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उनको कलेक्ट करना है। 20 से 30 सीड्स आपको ले लेने हैं और फिर उसको क्या करना है, उसको सूखने के लिए सोक असाइड एंड सोक के लिए जो है रेस्ट करने देना है, मतलब उसको रखे रहने देना है। ओके, वाटर फॉर अ डे, एक और उसमें मतलब उसको पानी के अंदर भिगो के एक दिन के लिए रख दो। डिवाइड द सोक सीड इनटू 4 पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, उन सीड्स को उन जो भीगे हुए सीड्स हैं उनको 4 अलग अलग पार्टों में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक पार्ट को आप कहाँ रखेंगे, बिल्कुल मतलब पानी से भीगा हुआ 3-4 दिनों के लिए, और उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है उनको, जो कि हमने क्या है पानी के अंदर भिगो के रखे हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब इनमें क्या है, इनको सिर्फ 3-4 दिनों तक सिर्फ पानी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, एकदम कम्प्लीटली समर से एकदम, मतलब वहाँ पे कोई ना कुछ धूप होनी चाहिए ना एयर, सिर्फ क्या होना चाहिए वहाँ पे, उसके लिए बस वाटर होना चाहिए। ओके, वैसे तो हमने पढ़ा था एयर अराउंड अर्थ की जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, पर फिर भी आपको वहाँ पे रखना है। एयर टाइट कंटेनर होता है जिसमें क्या है एयर नहीं पहुँच पाती है, तो आपको उस कंटेनर में क्या है इसको रखना है। अब कि 1 part of soaked seed in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard and cupboard that does not allow any light to come in। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक को तो आपने पानी में भिगो के रख दिया, ठीक है, और दूसरे को क्या करना है, आपको जो भिगोया है और दूसरे को पानी में भी भिगोना तो है ही है, और उसको सनलाइट सॉरी एक को पानी में भिगो के रख देना है और उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है। दूसरे पार्ट को जो भीगे हुए सीड्स हैं उनको आप एक सनी रूम में रख देंगे, और जो दूसरा है उसको आप एक कम्प्लीटली अंधेरे वाले रूम में, जहाँ पे जो लाइट है वो बिल्कुल भी ना आ पाए। मतलब एक को आप रखेंगे पूरे पानी में भिगोए और कुछ भी नहीं, एक को आप सिर्फ सनलाइट में, और एक को आप ऐसे एकदम डार्क रूम में जहाँ पे सनलाइट पहुँचने का नाम ही ना ले। ओके, एंड हमारा दूसरा है, हाँ, कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और लास्ट पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा ठंडी सी सराउंडिंग में रखना है,
say in a refrigerator or with ice around them. जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, मीन्स फ्रिज में रख सकते हैं, और आप उसको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरे आइस से जो है उसके आसपास आइस रख दीजिए, ठीक है. rinse them and replace the water every day. आपको rinse मतलब या तो आप उसको जैसे छान दीजिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारी टोकरी है छेद वाली. अब क्या करते हैं, उसको ऐसे ऊपर क्या है ऐसे हाथ से ऐसे कवर कर लेते हैं, और जितना भी जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको वो अंदर रह जाती हैं. या फिर जब जो टॉट वाली जो होती है, मतलब छेद वाली जो छलनियाँ होती हैं, उनमें तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है. तो इन्होंने कहा है कि आप उसको उसके अंदर डाल के या तो उसको पानी को रोज़ रिंस कर दीजिए, या फिर उसको हर दिन क्या है बदलते रहिए, ठीक है, रिप्लेस करते रहिए. ओके, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे फिर. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेटेड अनफॉर्मली. आप नोटिस करेंगे कि इन कुछ दिनों में ये सीड्स हैं, ये पाँचों, इनकी जो कंडीशंस हैं जर्मिनेट की, वो अनफॉर्मली है, मतलब अलग अलग है ना. डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आपने बहुत कम या फिर जो जर्मिनेट ही ना हो रहा, जर्मिनेशन भी नहीं हो रही है उसकी, वैसा कोई आपने क्या देखा है. हाँ, वैसे कोई बाउल में आपने मतलब नोटिस करा ये है ना, कि या तो उसमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रही हो, या उसमें क्या है हो ही ना रही हो. ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants? अब आपने देखा होगा कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए. मैंने अभी आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे, वो एबायोटिक फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड होते हैं. ओके, इनफैक्ट मतलब एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो एबायोटिक फैक्टर है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना. तो ये अब ये नोट कर लीजिएगा, है ना, कि जो सारे जितने भी क्या है एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ओके, we find that organisms exist in very cold as well as very hot climates, isn't it? हमने यहाँ देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे में और बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में भी क्या है एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये हमने अभी यहाँ पे जो है पढ़ा. अब देखिए क्या होता है आगे आगे. अब हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, अब वो कैसे मैनेज करते होंगे रहना यहाँ पे. अब है अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट. अडेप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिससे जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग तरीके के, वो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं हर क्लाइमेट में. सॉरी, एक क्लाइमेट में एडजस्ट हो पाते हैं. जैसे कि आप कहाँ रहते हो, लैंड में रहते हो. अब क्या आप बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वाटर में रह सकते हो, नहीं रह सकते ना. पर जो फिश है वो ऐसा कर सकती है, फिश रह सकती है ना. और कैमल भी क्या बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकते हो ऐसे, तो आप नहीं रह पाओगे, हमें पता है. आप में से ज़्यादातर लोगों का क्या होगा आंसर, नो, है ना. बट जो कैमल है वो तो रह सकता है बहुत 1-2 महीनों तक, ओके, बिना वाटर के, है ना, डेजर्ट में. Adaptation does not take place in short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. जो ये एडेप्टेशन है वो एकदम से नहीं आ जाता हमारे अंदर, उसको थोड़ा थोड़ा जो है टाइम लगता है. बिकॉज क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं हर जगह के
वो भी धीरे धीरे क्या है चेंज होते हैं। ओके, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, मर जाते हैं वो। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो एक अडेप्ट कर लेता है वो क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है, मतलब जी जाता है। ओके या अब हमारा क्या, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्ट हैं अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स पे अलग अलग तरीके से। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ये जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ी वैरायटी में क्या है ऑर्गेनिजम्स की, ये उनके अलग अलग होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। तो उन सब की क्या है, अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं और अलग अलग क्या है हैबिटेट्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, है ना। अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं और अलग अलग हैबिट्स होती हैं इनकी। ओके अब हमारा लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स। चलिए हम कुछ ऐसे हैबिटेट्स को देखते हैं। अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑन इन दीज हैबिटेट्स। और हम देखेंगे इसमें हम एबायोटिक फैक्टर्स को समझेंगे और अडेप्टेशन समझेंगे एनिमल्स की इन सारे जो है इन सब में, है ना। अडेप्टेशंस इन सारे हैबिटेट्स में कैसे कैसे होती है उनकी अडेप्टेशंस। ओके सो ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। डेजर्ट्स हो गया हमारा, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से बारे में हम अगली पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके सो हमारा माउंटेन रीजन हो गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ग्रासलैंड्स हो गए, फिर कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि ओशंस हो गए हमारे, और पॉन्ड्स एंड लेक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम जो है पार्ट 3 में देखेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई में, सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने एक जैसे काइंड को। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके एक्सक्रीशंस के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सारा ऑर्गेनिजम्स जो है मूव करते हैं कि नहीं। हम प्लांट्स के बारे में तो आपको पता ही कि वो नहीं करते हैं। अब व्हाट देन इज़ लाइफ, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ के बाद क्या है। फिर अगली वीडियो में हम इसके कुछ कीवर्ड्स को क्या है डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस वगैरह को, कीवर्ड्स की इनके मीनिंग्स। ओके फिर हम समरी भी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट एक होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो हमारी वीडियो होगी। और एक मैं अपने आप से भी जो है आपको जो है नोट्स मैं आपको साथ साथ बताती ही जा रही हूँ चैप्टर में जो भी नोट्स हैं हमारे। और क्या है फिर हम इसके बाद इनके जो अलग अलग से 4 पेज में से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को भी क्या है हम डिस्कस करेंगे इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाली वीडियो के बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे, कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन आंसर्स को भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।